हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में ट्राइंगल्स एनसीईआरटी से हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने ट्राइंगल्स एनसीईआरटी क्लास 10th में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.5 को फिनिश किया था और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.6 का सॉल्यूशंस। ओके, तो सर इसके पहले के पार्ट्स मुझे कहाँ मिलेंगे? बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में, कमेंट पिन किया हुआ है, उस पिन कमेंट पे आप रीड मोर पे क्लिक करिए तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। मैथ्स वाले सेक्शन में जाकर आप ट्राइंगल्स एनसीईआरटी पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्राइंगल्स का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आर डी शर्मा से भी पढ़ा चुका हूँ। आर डी शर्मा पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आर डी शर्मा का लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो पुराने बच्चों को तो मैंने बोला ही था, जो बच्चे चैनल पे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि 6.6 को हम सॉल्व करेंगे, और पुराने और नए बच्चे जो जुड़े हैं वो भी सुन लें कि भाई 6.6 ऑप्शनल है तो सर मैं क्यों करूं? कर लो, ब्रेन थोड़ा सा ट्रेन होगा। ओके और आपका इसमें नुकसान देखिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप किसी कंपटीशन वगैरह में बैठते होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आपका ब्रेन थोड़ा सा ट्रेन ही होगा तो फ़ायदा ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, कभी कभी कहीं ऑप्शनल में आ जाएगा, पता लगा, ठीक है। ऑप्शनल एक्सरसाइज ऑप्शनल में आ गया और मान लो जिस क्वेश्चन के ऑप्शनल में है वो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको मान लो आपने एक्सरसाइज लगाई और क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में यहाँ से आ गया तो बहुत बढ़िया, आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, ठीक है। तो ये आप इस एक्सरसाइज को लगा लीजिए, लगाने में कुछ नहीं जा रहा, अगर आपके पास टाइम है तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा लीजिए, मैं तो बोलूँगा। अब देखिए बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं 6.6 में। कह रहा है इन फिगर 6.56, तो ये आपकी बुक में एक फिगर 6.56 दिया हुआ है। कह रहा है पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ध्यान चेक करें स्टूडेंट्स, ये जो पी एस है ये बाइसेक्टर है किसका? एंगल क्यू पी आर का। ओके, तो बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर का। इससे क्या आप समझते हो? देखो बच्चों, ये जो पी एस है ये एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर आपको दिख रहा है, ये पूरा एंगल, ये क्यू पी आर, ये पूरा एंगल, ये वाला, ये ठीक है। तो इसका बाइसेक्टर कौन है? पी एस है। इससे आप क्या समझते हो कि ये जो पूरा एंगल है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। कौन? ये पी एस, जो पी एस लाइन सेगमेंट है ये इस एंगल क्यू पी आर को, इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो दो इक्वल पार्ट्स बच्चों कौन कौन से होंगे? ध्यान से चेक करिए। ये वाला एंगल, इतना जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। हाँ, तो एक तरीके से अगर हम यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में अगर आपको बताएं कि भाई गिवन क्या है तो आप बोलोगे सर देखो बच्चों, इसका मैं नाम भी रख दे रहा हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर मैं इसको एंगल 1 बोल दूँ और इसको एंगल 2 बोल दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो हम पहले ही बता दे रहे हैं यहाँ पर कि भाई गिवन क्या है। देखिए गिवन है एक तरीके से एंगल क्यू पी एस। ओके, तो एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल आर पी एस, एंगल आर पी एस। एंगल पढ़ने आते हैं, ध्यान से चेक करिए। एंगल क्यू पी एस इज इक्वल्स टू एंगल आर पी एस, ठीक है। दैट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द फिगर, क्योंकि हमने क्यू पी एस को क्या अज्यूम कर लिया? एंगल 1, और हमने आर पी एस को क्या अज्यूम कर लिया? एंगल 2, ठीक है। दैट इज व्हाट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। और अगर आप चाहो तो आप उनको बता भी सकते हो कि लेट एंगल क्यू पी एस को हमने, लेट एंगल क्यू पी एस को हमने किससे दिखाया है? एंगल 1 से, और एंगल आर पी एस को हमने किससे दिखाया है? एंगल आर पी एस को हमने किससे दिखाया है? एंगल 2 से। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि प्रूव दैट क्यू एस अपॉन एस आर। ध्यान से चेक करिए, क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर, करेक्ट। ध्यान से चेक करिए, क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। तो बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे ये सोचेंगे सर इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कर दें किसी तरीके से, है ना, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कर तो दें बच्चों, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, क्यू एस ट्राइंगल पी क्यू एस का पार्ट है और एस आर ट्राइंगल पी आर एस का पार्ट है। इसी तरीके से पी क्यू ट्राइंगल पी एस क्यू का पार्ट है। ध्यान चेक करो, पी क्यू एस का पार्ट है पी क्यू, और पी आर किसका पार्ट है? ट्राइंगल पी आर एस का पार्ट है, ठीक है। बट ये हमारा सोचना थोड़ा सा गलत है। गलत इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल को, किसको? पी क्यू एस को और पी आर एस को सिमिलर करने के लिए कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी, बस इतना बोला गया है कि भाई एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, मतलब पी एस बाइसेक्टर है किसका? एंगल क्यू पी आर का। ओके, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो बच्चे देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग कंस्ट्रक्शन करके करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओके, और ये जो प्रूव दैट वाला था वो मैंने नीचे लिख दिया बिकॉज मुझे जगह चाहिए। क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे? कंस्ट्रक्शन में ये जो आपको पी एस दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ओके, तो पी एस के पैरेलल आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। पी एस के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, कहाँ से? आर से होता हुआ जो जाए। तो ध्यान से करो, इस पी एस के पैरेलल हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, पी एस के पैरेलल रखना है, तो थोड़ा सा आपको इमेजिन करना होगा स्टूडेंट्स।
अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, देखते जाइए, पहले आप फिगर देख लीजिए। हमने इस PS के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है जो कि, ध्यान से सुनिए बच्चों, जो कि इस PQ को आगे बढ़ाने पर, इस पैरेलल लाइन को कहाँ पे मीट करेगा? पॉइंट T पे। तो इस बात को आप कॉपी में कैसे लिखोगे? मान लो ये वाला पॉइंट T है या कुछ भी रख दो इसका नाम T। तो इस बात को आप कैसे लिखोगे बच्चों? ध्यान से चेक करिए। हमने क्या किया है? हमने ड्रॉ किया है व्हाट? RT पैरेलल टू व्हाट? PS। क्या ड्रॉ किया आपने? कंस्ट्रक्शन में आपने ड्रॉ किया है RT पैरेलल टू व्हाट? बच्चों ध्यान चेक करिए, RT पैरेलल टू SP, RT पैरेलल टू SP। ओके, और ये RT QP को आगे प्रोड्यूस करने पे कहाँ पे मीट करता है? T पे। ठीक है, तो ड्रॉ RT पैरेलल टू SP विच नहीं, मीटिंग PQ प्रोड्यूस्ड या QP प्रोड्यूस्ड, मीटिंग QP प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट T। ये स्टेटमेंट आपको समझ में आया? क्या लिखा है हमने क्या ड्रॉ किया? RT पैरेलल टू व्हाट? SP। और ये RT इस PQ को आगे बढ़ाने पर, प्रोड्यूस करने पर, देखो इस PQ को या QP को हमने आगे बढ़ाया, तो ये जो QP है इस पैरेलल वाली लाइन को कहाँ पे मीट करता है? T पे। यही बात हमने लिखी है, RT पैरेलल टू SP मीटिंग। हु इज मीटिंग? RT इज मीटिंग। किसको मीट कर रहा है? QP को। कहाँ पर? QP प्रोड्यूस एट पॉइंट P। जब QP को प्रोड्यूस किया जाता है तो पॉइंट T पे RT PQ को मीट कर जाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इतना हो गया। अब बहुत गौर से आपको ये देखना है कि PS पैरेलल क्या है? RT। इस बात को आपको बहुत गौर से, इस चीज़ को बच्चों आपको देखना है जो आपने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, अब देखिए, अगर PS पैरेलल किसके? TR के, करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप ये चेक करिए बच्चों, एंगल कौन कौन सा इक्वल है। तो ध्यान से चेक करिए, ये जो एंगल होगा, ये वाला, ये इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बताइए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान से चेक करो। जिन बच्चों को नहीं दिखाई पड़ रहा वो देखें, इधर ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखिए, ये अगर कोई लाइन है और ऐसे अगर कोई लाइन है, करेक्ट, और अगर आपके पास यहाँ पर ऐसे करके कोई ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा कि नहीं? करस्पॉन्डिंग से चेक करो, है ना? नहीं समझ में आई बात? भाई देखो, ये अगर ऐसे पैरेलल है और ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही, तो ये वाला एंगल, मतलब इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला और इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है ना, तो इसके ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला इक्वल है। ध्यान चेक करो, अगर आप इधर से खड़े होकर देखो तो ये वाली इसके क्या है? पैरेलल है। तो इस लाइन के ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। यहाँ पे देखो ना, ये वाली क्या है? RT इज पैरेलल टू व्हाट? PS। तो इसके ऊपर वाला ये एंगल और इसके ऊपर वाला ये एंगल, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस, ध्यान चेक करिएगा, सिंस एंगल सिंस व्हाट? PS इज पैरेलल टू TR, PS इज पैरेलल टू TR, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें, एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल RTP, एंगल RTP। ओके, वाई? बिकॉज PS इज पैरेलल टू व्हाट? TR, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये सब आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, थोड़े से क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे इसमें, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए, अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, अगर आपको पता है कि आपके पास दो पैरेलल लाइन्स हैं ऐसे करके, ठीक, और इनको अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला होता है कि नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर PS पैरेलल है किसके? TR के। ठीक है, तो ऑल्टरनेट कौन सा बन रहा है? ये वाला जो 2 है वो किसके इक्वल है? इस R के। है कि नहीं इक्वल? बताइए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो हम क्या बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि भाई एंगल 2 इज इक्वल्स टू, एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल
टी आर पी, ओके, एंगल टी आर पी, वाई ऑल्टरनेट, भाई पी एस पैरेलल टी आर था तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ओके, कोई डाउट है? अब एक बात बताइए, ध्यान चेक करिएगा स्टूडेंट्स, 1 किसके इक्वल है? इसके। 2 किसके इक्वल है? इसके। और लेकिन 1 और 2 आपस में क्या है? इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। हाँ, नहीं बात समझ में? हाँ, देखिए 1 इज इक्वल टू 2 था, ये हमने आपको पहले ही बताया था। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है, करेक्ट, और ये जो आपने आया है ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है, करेक्ट। अब आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, इक्वेशन नंबर 3 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 को देखो, 3 को देखो, 3 को देखो ध्यान से। 3 में आपने एंगल 2 इज इक्वल टू टी आर पी बोला है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट? एंगल 2 की जगह आप एंगल 1 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 किसके इक्वल है? 1 के। तो इस एंगल 2 की जगह 1 लिखा, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल टी आर पी फ्रॉम इक्वेशन नंबर व्हाट? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 1 2 के इक्वल था, तो आप 2 की जगह 1 और 1 की जगह 2 लिख सकते हो। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल टी आर पी आ गया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। कोई डाउट है? अब बच्चों ध्यान से चेक करिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, क्या दोनों के LHS सेम है? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल आर टी पी और एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल टी आर पी। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ दोनों के LHS सेम है, तो दोनों के LHS भी कैसे होंगे? सेम। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, ध्यान से चेक करिए, एंगल 1 आर टी पी के और एंगल 1 टी आर पी के। तो एंगल आर टी पी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल टी पी, क्योंकि ये भी 1 के इक्वल है और ये भी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल आर टी पी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल आर टी पी इज इक्वल्स टू एंगल टी आर पी, एंगल टी आर पी हो गया। यानी कि मोटी मोटी बात ये है स्टूडेंट्स कि आप क्या करने में कामयाब हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, सही है। अब एक बात बताओ, अब आपको क्या समझ में आता है बताइए? ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तो ट्राइंगल पी टी आर में देखिए बच्चों, ट्राइंगल पी टी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा कि नहीं? क्यों भाई? किसी ट्राइंगल में अगर आपको 2 एंगल्स इक्वल मिल गए तो उन एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स भी तो इक्वल होते हैं। देखो ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी ये वाली, यानी कि सपोज ये है ए बी सी ट्राइंगल, ठीक है, तो इसके अपोजिट जो साइड है ए बी और इसके अपोजिट जो साइड है ए सी, ये दोनों आपस में इक्वल होती, ठीक है। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, बात समझ में? तो आप यही चीज़ तो यहाँ पे भी देखते हो इन ट्राइंगल पी टी आर। तो इन ट्राइंगल पी टी आर व्हाट? पी आर इज इक्वल्स टू पी टी, करेक्ट। पी आर इज इक्वल्स टू व्हाट? पी टी। पी आर इज इक्वल्स टू पी टी। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 4 तक आ गया था ना आपके पास, 5th, दिस इज इक्वेशन नंबर 5th, ओके। तो हमने क्या कर दिया? हमने पी आर को इक्वल दिखा दिया किसके? पी टी के। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे इस ट्राइंगल को देखो ना, दिस वाला एंगल इज इक्वल टू दिस वाला, तो ये वाले एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सा है? पी टी, और ये वाले एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सा है? पी आर। तो पी टी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? पी आर। बात समझ में आई? ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब क्या करें? अब बच्चों आप एक काम कर सकते हो, क्या? देखो आपको लाना क्या था? आपको लाना था क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन आर पी। इतना सभी बच्चे देख लें, पहले इतना देख लें सभी बच्चे। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट है? नहीं। अब देखिए बात समझिए, बात समझिए स्टूडेंट, बहुत ध्यान से। मैं आपको बीपीटी याद कराता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो आपने सबसे पहले पढ़ा था। उसमें क्या होता था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में? देखिए बहुत ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये ए बी सी एक ट्राइंगल है और अगर हमने ए बी और बी सी के 2 पॉइंट्स लिए और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, मान लो ये एम एन है या पी क्यू है, ठीक है, और अगर पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, अगर पी क्यू पैरेलल टू क्या होता था? बी सी होता था, तो इसका रिजल्ट क्या आता था? याद करिए, ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू व्हाट? ए क्यू अपॉन क्यू सी। आता था कि नहीं आता था बताइए? ये बीपीटी आपने पढ़ा था, बहुत बेसिक है ये तो इसी तरीके से स्टूडेंट ध्यान से चेक करिए। आप देख रहे हैं कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल क्यू टी आर में। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल क्यू टी आर में बच्चों ध्यान से चेक करिए, क्यू टी आर में ध्यान से चेक करिए, क्या पी एस पैरेलल है किसके? टी आर के, है कि नहीं है? कंस्ट्रक्शन से
चेक करो, पी एस के पैरेलल आपने टी आर ड्रॉ किया था, ठीक है। तो इन ट्राइंगल क्यू टी आर पी एस इज पैरेलल टू व्हाट, टी आर। तो आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हो, बताओ क्या हो जाएगा, क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू पी अपॉन पी टी। हाँ, अरे ऐसे देखो, ऐसे लेट जाओ फिर देखो इसको, जैसे आपने यहाँ ऐसे खड़े होकर देखा था ना, अब ऐसे करके जब लेट जाओ तो आपको ये इसका बेस दिखाई पड़ेगा, और इस बेस टी आर के पैरेलल क्या है, पी एस। तो क्या हो जाएगा, क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू पी अपॉन पी टी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ, बाय बी पी टी। तो हम लिखने जा रहे हैं, देखिए ये रिजल्ट होगा। तो पी एस इज पैरेलल टू टी आर है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज कि क्यू एस अपॉन व्हाट, एस आर इज इक्वल्स टू क्यू पी अपॉन पी टी, क्यू पी अपॉन पी टी। ओके, और हम क्या लिखेंगे, हम आपको ये प्रूफ करना है रिजल्ट, ठीक है। साइड में हम लिखेंगे बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, ऐसा कर लिया। अब आपको लाना क्या था स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, आपको लाना था क्यू एस अपॉन एस आर इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन, क्या लाना था, पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू अपॉन आर आर नहीं, पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर, ठीक है। तो ऊपर तो देखो पी क्यू आ गया, क्योंकि क्यू पी को आप क्या लिख सकते हो, पी क्यू, भाई जो क्यू पी का लेंथ होगा वही पी क्यू का लेंथ होगा। ध्यान चेक करो, जो क्यू पी का लेंथ होगा वही पी क्यू का लेंथ होगा। तो हमने इस क्यू पी की जगह पी क्यू लिख दिया। यहाँ तक तो बात ठीक है, सब कुछ आ रहा है, बस यहाँ पी टी आ रहा है, और पी टी की जगह हमको क्या लेके आना है, पी आर। और यही तो मैंने किया था, ध्यान से चेक करो, पी टी को मैं पी आर के इक्वल पहले ही प्रूफ कर चुका हूँ। कहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, इक्वेशन नंबर 5 में। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो लास्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, हम लास्ट स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 5th। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 5th पुट व्हाट, पुट पी टी इज इक्वल्स टू पी आर, पुट पी टी इज इक्वल्स टू पी आर। कहाँ पुट करें, यहाँ पे पुट करिए। ये सपोज इक्वेशन नंबर 6th है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5th पुट पी टी इज इक्वल्स टू पी आर इन 6th, इन इक्वेशन 6th। तो आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, क्यू एस अपॉन एस आर तो ऐसे ही रहेगा, पी क्यू भी ऐसे रहेगा, बस पी टी की जगह हमने क्या लिख दिया, पी आर, पी टी की जगह हमने क्या लिख दिया, पी आर, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से प्रूव होगा, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन फिगर 6.57 डी इज अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूस AC। प्लीज फोकस करें, डी इज द पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूस AC ऑफ ट्राइंगल ABC। जब इतना इन्होंने बोल दिया तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि भाई देखो, ट्राइंगल ABC की बात कर रहे हैं, ABC का हाइपोटेन्यूस कौन है, AC। तो ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल ABC का हाइपोटेन्यूस कौन है, AC। और हाइपोटेन्यूस हमेशा 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ से आपको समझ जाना चाहिए कि ट्राइंगल ABC इज राइट एट B, यानी कि ट्राइंगल ABC में B एंगल कितना है, 90। कोई डाउट है बताइए। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखिए सॉल्यूशन में लिखा कि भाई सिंस AC इज हाइपोटेन्यूस, सिंस AC इज हाइपो, AP इज हाइपोटेन्यूस, AC क्या है, हाइपोटेन्यूस। therefore what, triangle ABC is right at B, okay, right at B. This implies what, this implies कि angle B is equals to 90 डिग्री। ओके, तो ये जो पूरा B है, अब मैं आपको ब्लू मार्कर से ये जो दिखा रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से देखना है कि जो पूरा एंगल B है ये 90 है, करेक्ट। ये मैंने खुद दिमाग लगा के निकाला है, इन्होंने क्वेश्चन में मुझे नहीं दिया हुआ था। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है सच दैट BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये BD परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, करेक्ट। तो ये BD परपेंडिकुलर किस पे, AC पे, यानी कि ये वाला एंगल भी कितना हो गया, 90। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एंगल कितना है, 90 है, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, अगर इतना एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90। ध्यान चेक करो, ये लीनियर पेयर से भाई ये 90 है, और ADC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो D पे बना एंगल 180 होगा, तो इतना अगर 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, करेक्ट। कोई डाउट है, आगे पढ़िए। कह रहा है कि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अब ध्यान चेक करिए, हाँ BD इज परपेंडिकुलर टू AC हम ले चुके हैं, ये एंगल 90, तो ये भी 90 हो गया। अब कह रहा है DM इज परपेंडिकुलर टू BC। ध्यान दें स्टूडेंट्स, DM इज परपेंडिकुलर टू BC। अब देखो DM परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे। तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कि थ्योरम
थ्योरम 6.7 विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 145, उसका यूज़ शायद हम लोग करें। बात समझ में कि नहीं, क्योंकि आप सिर्फ ट्राइंगल DCM में देखिए तो ये D पे 90 है और आपको पता है कि 90 वाले वर्टेक्स से अगर सामने हाइपो पे चेक करो, ट्राइंगल DCB का हाइपो कौन है? BC। तो 90 वाले वर्टेक्स से हमने क्या किया है, हमने BC हाइपोटेनस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, क्योंकि चेक करो DM इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? BC। और जब ऐसा होता है क्या कि 90 वाले वर्टेक्स से हम लोग हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस परपेंडिकुलर DM के अगल बगल में जो ट्राइंगल बनेंगे वो तो सिमिलर होंगे ही, और ये आपस में तो सिमिलर होंगे और बड़े वाले के भी सिमिलर होंगे। मतलब ट्राइंगल आपके पास DMC, और नाम वो भी हम रख के दिखा देंगे आपको, DMC और DMB, ये जो बगल बगल वाले एक्चुअल में नाम होना चाहिए मेरे ख्याल से DMC और DBM, सॉरी DMC और DMB ऐसा कुछ होना चाहिए, वो भी हम नाम आपको रख के दिखा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे और ये दोनों इस बड़े वाले यानी कि DBC के भी सिमिलर होंगे, ठीक। ये बात समझ में आती है। अब इन्होंने आगे क्या बोला? DN इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो DN ये वाला पॉइंट N है, तो DN इज परपेंडिकुलर टू AB। अब बच्चों ध्यान से करिए, ट्राइंगल ADB को चेक करो, सिर्फ ट्राइंगल ADB को चेक करो। तो ये जो ब्लू मार्कर से हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर ये एंगल भी तो 90 था, ठीक है। अब आपको फिर से थ्योरम 6.7 लगा देनी है किसमें? ट्राइंगल ADB में, क्योंकि ट्राइंगल ADB इज राइट एट D और D से हमने परपेंडिकुलर डाला है हाइपोटेनस AB पे, क्योंकि ट्राइंगल ADB राइट है D पे, और ट्राइंगल ADB में जो हाइपो है वो क्या है? AB, क्योंकि ये 90 के सामने आ रहा है। तो हमने 90 वाले वर्टेक्स से जब सामने परपेंडिकुलर डाला हाइपोटेनस AB पे, तो ये जो DN परपेंडिकुलर AB है, ये जो भी इसके अगल बगल में ट्राइंगल बनेंगे, ये वाला और ये वाला, मतलब ट्राइंगल AND, वो नाम हम आपको रख के दिखा देंगे भी आपको, और ट्राइंगल BDN, ये दोनों तो सिमिलर होंगे, इस बड़े वाले के भी सिमिलर होंगे। याद आया आपको कुछ कि नहीं? हाँ, तो ये सब हमने थोड़ा सा आपको रिवाइज कराया। अब क्या कह रहा है वो कि प्रूफ करो DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC। ध्यान चेक करिए बच्चों, क्या प्रूफ करना है? DM का स्क्वायर। तो ये देखिए DM का स्क्वायर, तो DM का स्क्वायर लाना है, यानी कि DM को आपको 2 बार लाना होगा कहीं ना कहीं, तभी मल्टीप्लाई होगा, DM स्क्वायर आएगा, DM इंटू DM स्क्वायर। तो DM आपको 2 बार कहाँ मिलेगा? तो जवाब है ट्राइंगल DMC और ट्राइंगल DMB में। एक बार देखो चेक करो ना, ये जो DM है वो ट्राइंगल DMC का भी पार्ट है, और ये जो DM है वो ट्राइंगल DMB का भी पार्ट है। तो आपको कहीं ना कहीं ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। इसी तरीके से पार्ट 2 में DN का स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर DN का स्क्वायर आ रहा है और ये DN 2 बार आना चाहिए, यानी कि कहाँ मिलेगा आपको? ट्राइंगल DNA कहीं लेना पड़ेगा, और ट्राइंगल DNB को, इन दोनों को सिमिलर करके आपको कहानी आगे सब करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, बट उससे पहले अभी मैंने आपको ऐसा क्यों कराया था कि भाई एंगल B को आप पहचानो, ये 90 है। देखो बच्चों, इससे एक बहुत खास चीज़ आ जाएगी, क्या? अगर हम कोऑर्डिनेटल DNBM को ले लें, बच्चों ध्यान से चेक करिएगा, इन कोऑर्डिनेटल, कौन सा कोऑर्डिनेटल? इन कोऑर्डिनेटल, अभी हम इसको कोऑर्डिनेटल बोल रहे हैं क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं, DNBM, इन कोऑर्डिनेटल DNBM, ओके। ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, देखिए एंगल N 90 है, ठीक है। तो एंगल N और प्लस एंगल B भी 90 है, एंगल B, ओके, और प्लस एंगल M भी 90 है, एंगल M, और प्लस कौन सा एंगल बचा? DNB में। अब ये वाला एंगल बचा, ये वाला, यानी कि एंगल D इसको हमने बोल दिया, एंगल D, इनका सम कितना आएगा? 360 आएगा कि नहीं आएगा? किसी भी कोऑर्डिनेटल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है, ओके। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर दिस इम्प्लाइज एंगल N तो आपको पता है 90 है, एंगल B भी अभी आपने बताया 90 है, और एंगल M भी 90 है, सब क्वेश्चन में गिवन है। बस आप एंगल D को, इतने को आप निकाल लेंगे अगर, तो आपकी बात कुछ शायद बनते हुए नजर आएगी। ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, 90 + 90 + 90 270, 270 को राइट में भेज दीजिए, तो एंगल D इज इक्वल्स टू 360 माइनस 270, यानी कि जो एंगल D होगा वो 90 आ जाएगा। चेक करिए, तो जब एंगल D भी आपको 90 पता ही चल गया, तो ये तो बड़ा खास कोऑर्डिनेटल बन गया बच्चों। देखिए DNBM में देखिए एंगल D भी 90, एंगल N भी 90, एंगल B भी 90, एंगल M भी 90 हो गया। और ऐसा कोऑर्डिनेटल जिसके चारों एंगल 90 होते हैं वो पक्का रेक्टेंगल होता है। वो स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी, वो तो अलग की बात है, लेकिन वो पक्का रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा बताइए। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट? दिस इम्प्लाइज कि कोऑर्डिनेटल, दिस इम्प्लाइज कोऑर्डिनेटल DNBM इज अ रेक्टेंगल, ओके बच्चों। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? दिस इम्प्लाइज DNBM इज अ रेक्टेंगल,
ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। बताइए कोई डाउट है? अगर बच्चों ये रेक्टेंगल हो गया DNBM, ठीक है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान चेक करो, ये जो DN है, DN का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, MB के, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर हम लोग DN की जगह क्या रखा करेंगे, MB, और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग DM की जगह क्या रखा करेंगे, NB। ओके, तो DM इज इक्वल्स टू व्हाट, NB। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बताइए, इतना कर सकते हैं। अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन में, ठीक। तो इतना तो बच्चों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ ये सब, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करें, अब आते हैं पहले रिजल्ट पे। और बच्चों पहले रिजल्ट के लिए आपको कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, ट्राइंगल DMC और ट्राइंगल DNB को, ठीक है। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया है, ध्यान से चेक करिएगा। क्या, देखिए अब हम ये ब्लू वाला हटा रहे हैं, ध्यान चेक करिए। ये देखिए ट्राइंगल DMC को आप ऐसा पलट के रखोगे ना DMB के ऊपर, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला ये एंगल अपने बगल वाले के इक्वल नहीं होता है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? याद आया, बोल चुके हो, थ्योरम नंबर 6.7। ओके, और ये वाला जो एंगल होगा, ठीक, ये इसके बगल वाले के इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। कोई डाउट है? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, सॉल्यूशन 1 हम कर रहे हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ध्यान से चेक करिएगा, नाम बच्चों ध्यान से चेक करिए। अगर ये 90 तो ये भी 90। हम लिखेंगे ट्राइंगल DMC इज सिमिलर टू व्हाट, हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हमें NCERT में थ्योरम पढ़ाया गया है। ट्राइंगल DMC इज सिमिलर टू व्हाट। अब बच्चों नाम दूसरा वाला जो ट्राइंगल है DMB, उसका नाम ध्यान से रखना है। ध्यान चेक करो, DMC में D पे स्प्रिंग जैसा मैंने बनाया है, तो और यहाँ पे स्प्रिंग जैसा मैंने कहाँ बनाया है, वर्टेक्स B पे, तो D की पोजीशन कौन लेगा, B लेगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर D की जगह हमने क्या रखा, B रखा। उसके बाद जो ट्राइंगल आपका DMC है वो M पे 90 है, और ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है DBM, ये भी M पे 90 है, तो M की पोजीशन तो M ले लेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, और बचा C, DMC। अब ध्यान से चेक करो, DMC में यहाँ पर मैंने ऐसा डबल लगाया है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे डबल लगाया है, ठीक है। तो DMC में जो C है वो DBM में एंगल D है। देखो यहाँ पे ये एंगल C है और यहाँ पे एंगल D है, यानी कि C की पोजीशन कौन लेगा बच्चों, D। तो ध्यान से चेक करिए, C की पोजीशन कौन लेगा, D। तो नाम लिखना आ गया। अब बच्चे बोल रहे हैं सर इसका रीज़न क्या लिखें, तो भाई जाके थ्योरम 6.7 आप पढ़ लो, ठीक है। वो थ्योरम पूरी आप यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे साइड में, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप उस थ्योरम को लिखेंगे क्या, कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ अ राइट triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangles and to each other। ओके, इस पे हमने बहुत डिटेल में चर्चा करी हुई है बच्चों। कौन सी एक्सरसाइज के पहले हमने इसको कराया था आपको, इसको हमने 6.5 के पहले इस पे डिटेल में चर्चा करी हुई है, ठीक। तो ये हमने किससे कर दिया, ये हमने कर दिया थ्योरम 6.7 से। ओके, अब बच्चे बोलेंगे कि सर एग्जाम में ऐसे ही लिख दें, नहीं, आपको एग्जाम में थ्योरम पूरा लैंग्वेज लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, DM अपॉन BM इज इक्वल्स टू MC अपॉन MD इज इक्वल्स टू DC अपॉन BD। करेक्ट, पहले नाम दोनों के देख लीजिएगा, बिल्कुल सही लिखे हुए हमने। अब इसमें से बच्चों आप उसको पास ले आओ जिसकी आपको ज़रूरत है। तो जवाब है किसकी ज़रूरत है, आपको DM का स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो आप ध्यान से चेक करिए बच्चों, दिस इज इक्वल टू दिस अगर लेके चलें, अगर इतना हम लेके चलें, ध्यान से चेक करो, यहाँ भी DM आ रहा है और ये MD भी DM ही होता है, यहाँ भी आ रहा है। जो क्रॉस कराएंगे इसमें तो DM इंटू DM क्या हो जाएगा, DM स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में दिस इम्प्लाइज व्हाट, DM अपॉन BM इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, MC अपॉन, अब देखिए MD को मैं क्या लिख सकता हूँ, DM, भाई जो MD का लेंथ होगा वो DM का लेंथ होगा, DM लिख दिया, सही है। फिर दिस इम्प्लाइज, अब ध्यान चेक करिए, DM इंटू DM बच्चों क्या होता है, ये होता है DM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में BM इंटू MC, BM डॉट का मतलब इंटू MC। अब लाना क्या था आपको लाना था DN इंटू MC, हमारा क्या आ गया, BM इंटू MC। बट यहाँ पे ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लाना है, DN लाना है, और DN है किसके इक्वल, MB के इक्वल है, ठीक है। दिस इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पहले इसको नाम दे दीजिए। अरे भाई ध्यान से चेक करो आप,
DNBM क्या था, एक रेक्टेंगल था, तो जो DN का लेंथ था वही तो MB का था। अपोजिट साइड्स DN किसके इक्वल था, MB के इक्वल था, यानी कि जरूरत पड़ने पर MB बोलो या BM बोलो, तो BM की जगह आप क्या रख सकते हो, DN। ओके, तो दिस इंप्लाइज कि DM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, BM की जगह हमने क्या रख दिया बच्चों, अरे ये MB लिखा है, इसको BM कर लो ना, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है, तो BM की जगह हमने क्या रख दिया, DN, तो BM की जगह हमने रख दिया क्या, DN, तो DN इंटू MC। ओके, तो ये फर्स्ट वाला रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया, और यहाँ हमने लिख दिया ब्रैकेट में क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 हम पहले ही वहाँ पे बना चुके थे और DNBM को हमने रेक्टेंगल दिखा चुके थे। बताइए कोई डाउट है? सभी बच्चे इसको कॉपी कर लें, मैं जगह बनाने के लिए भी यहाँ पे रब कर दूंगा इसको, सभी बच्चे कॉपी कर लें इसको। कर लिया? चलो अब देखिए बच्चों, सॉल्यूशन 2 को देखिए, फर्स्ट वाला तो आ गया। अब इसी तरीके से आप सॉल्यूशन 2 को भी कर सकते हैं, करेक्ट। कैसे करें सर? तो ऐसे करेंगे, आपको क्या करना है, ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल ADB राइट एट D है, और ये जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स D है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है DN, किस पे, हाइपोटेनस AB पे। तो इसमें भी थ्योरम कौन सा लग जाएगा, 6.7। वो आप इस क्वेश्चन में एक ही बार लिख देंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एक ही बार लिख दीजिएगा, दोनों ही पार्ट्स में वो वैलिड होगा। ओके, या एग्जाम में कहो एक ही पार्ट आए इसका, दोनों पार्ट ना आए, ठीक है। तो DN इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, AB। ओके, तो अब यहाँ पर बच्चों देखिए खास बात क्या है, तो खास बात ये है कि आपको एंगल पहचानने आने चाहिए कौन सा वाला किसके इक्वल होगा। तो अब ये पुराने मैं सब हटाता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, इसको आप हटाइए। अब आप इन दोनों में देखिए, ठीक। तो देखिए बच्चों, जब आप इस DBN को पलट के ऐसा रखोगे किसके ऊपर, DNA के ऊपर, तो ये वाला जो एंगल है, ये स्प्रिंग वाला इधर वाला, ये इसको नहीं कवर करेगा। मतलब बच्चे बोलेंगे सर पलट के रखेंगे, लग तो रहा है ऐसा कवर करेगा। प्लीज़ थ्योरम 6.7 का इंट्रो देखिए, वहाँ पर हमने इसको डिटेल किया हुआ है। एक्चुअल में इसको पहले आपको कैंची से ऐसे काटना है, और फिर जब इसको एक के ऊपर एक रखोगे तो ये वाला जब इसके ऊपर पड़ेगा तभी ये वाला ट्रायंगल पूरी तरीके से इसको ढकेगा। अगर आपने इसको इसके ऊपर रख दिया तो ट्रायंगल एक दूसरे को ढकेंगे नहीं पूरी तरीके से, है ना, वो आपको कॉन्ग्रेंट होगा बट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब हमने बहुत डिटेल में पहले बात करी। तो ये वाला एंगल यहाँ नहीं, अपने बगल वाले के इक्वल नहीं होता है, इसके इक्वल होता है, सही है। और इसी तरीके से बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, अगर हम ये वाला एंगल लें, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है ये बगल वाले के इक्वल ना होके ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आप दोनों के नाम लिख सकते हैं। तो पहला ट्राइंगल तो हमने ऐसे ही लिख लिया, देखिए DAN, ओके। तो ट्राइंगल, ये सॉल्यूशन 2 कर रहे हैं, ट्राइंगल DAN, ध्यान से चेक करिएगा, ट्राइंगल DAN इज सिमिलर टू व्हाट, इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ध्यान दें, इस ट्राइंगल का नाम आप कैसे रखोगे बच्चों, देखो D पे, DAN में D पे ऐसा डबल लगा है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल पे डबल कहाँ लगा हुआ है, B पे, तो D की पोजीशन कौन लेगा, B। बात समझ में? तो D की पोजीशन किसने ली, B ने ली, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ट्रायंगल है DAN वाला, इसमें स्प्रिंग जैसा मैंने कहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पे बनाया है। तो ये वाले ट्रायंगल में यानी कि DNB में स्प्रिंग जैसा कहाँ बनाया है, यहाँ पे, यानी कि A की पोजीशन कौन लेगा, ये वाला वर्टेक्स क्या है, इस ट्रायंगल के लिए D है, तो A की पोजीशन कौन लेगा, D, ओके। तो A की पोजीशन कौन लेगा, D लेगा, सही है। अब देखो ट्राइंगल ADN N पे 90 है भाई, अगर ये 90 तो लीनियर पे से ये भी 90 हो जाएगा, और ये वाला ट्राइंगल भी तो क्या है, N पे 90 है, तो N की पोजीशन कौन लेगा, N, तो N की पोजीशन कौन लेगा, N। और किया किससे हमने बच्चों, ये हमने किया थ्योरम 6.7 से, ओके। बात समझ में कि नहीं है? अब ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या होंगे, इक्वल, या करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, DA अपॉन BD इज इक्वल्स टू AN अपॉन DN इज इक्वल्स टू DN अपॉन BN, ओके, ऐसा हो गया। अब इसमें से बच्चों आप उसको ले लीजिए जिसकी आपको ज़रूरत है। आपको DN स्क्वायर लाना है, तो वो कैसे मिलेगा सर, इन दोनों को लेके इक्वल चलेंगे, क्योंकि चेक करो DN आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे DN को DN से, DN स्क्वायर इज इक्वल्स टू AN इंटू BN हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज कि AN अपॉन DN इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DN अपॉन DN, सॉरी AN अपॉन DN इज इक्वल्स टू DN अपॉन BN होना चाहिए था, DN अपॉन BN, ओके।
अब दिस इम्प्लाइज डी एन इंटू डी एन क्या हो जाएगा, डी एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एन इंटू बी एन, तो ए एन और इंटू बी एन हो जाएगा, सही है। बट आपको लाना क्या था, ए एन तो लाना था, बट ए एन के साथ आपको डी एम भी लाना था, तो ए एन को तो हम ऐसे ही रहने देंगे और बी एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एन बी है, जो एन बी है वही तो डी एन है, ध्यान से चेक करो, जो एन बी है वही तो बी एन है, और एन बी या बी एन किसके इक्वल था, डी एम के, तो डी एम इज इक्वल टू इसको एन बी की जगह बी एन भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 बच्चों हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ कर रहा हूँ, तो दिस इम्प्लाइज कि डी एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए ए एन की जगह आपने क्या रखा, सॉरी ए एन तो ए एन रहेगा, ए एन तो ए एन रहेगा, डॉट का मतलब इंटू ए एन इंटू बी एन की जगह आप क्या रखोगे, डी एम, ओके ऐसा आ गया। और लिखा क्या आपने, रीजन फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि डी एन बी एन एक डी एन बी एन सॉरी डी एन बी एम एक रेक्टेंगल था, इसलिए अपोजिट साइड डी एम इज इक्वल्स टू व्हाट, डी एम इज इक्वल्स टू बी एन या बी एन इज इक्वल्स टू व्हाट, डी एम, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए, तो डी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एन इंटू डी एम बोलो और चाहे डी एम इंटू ए एन बोलो, बात क्या है, सेम है। तो हमने डी एम को पहले लिखा और फिर इंटू में ए एन को लिखा, बिकॉज ऐसा ही हमको लाना था, डी एम इंटू ए एन, ठीक है। तो ये आपका हो गया, तो पार्ट 2 भी प्रूफ हो गया, ओके, तो हैंस प्रूफ्ड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है इन द फिगर 6.58, अब फिगर मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मैं आपके सामने बनाऊंगा आपको समझा के। कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ओके। तो ध्यान से चेक करिए, देखिए 90 कितना होता है, ये 90 होता है, तो 90 से बड़ा अगर आपको करना है तो कुछ ऐसा, ये देखिए कुछ ऐसा फिगर आप बनाओगे, ठीक। तो ट्राइंगल ए बी सी को आपको इस तरीके से बनाना है कि एंगल बी जो हो जाए, मतलब एंगल ए बी सी का मतलब एंगल बी इज ग्रेटर देन व्हाट, 90। तो ध्यान से चेक करिए, कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा, देखिए ये ऐसा, ये फिगर आपको देख के लग रहा होगा, देखिए ये ए है और यहाँ पर ये बी है और ये सी है। अगर हम ए को सी से ज्वाइन करें तो हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता है ए बी सी, ठीक। और ये वाला जो एंगल बी है, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये 90 से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू सी बी प्रोड्यूस्ड, मतलब इस सी बी को, सी बी उन्होंने बोला यानी कि सी से बी की तरफ चलना है, और सी बी को जब प्रोड्यूस किया जाता है, सी बी को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो ए डी एक परपेंडिकुलर है, किस पे, इस सी बी को प्रोड्यूस करने पर ए डी सी बी पे क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। बात समझ में आई। तो अब हम इसको एक्स्ट्रा जो ये लाइन है इसको हम हटा देते हैं, तो अब आपको फिगर दिख रहा होगा, अब आपको समझ में आया होगा कि क्या वो बताना चाहते हैं आपकी बुक में। बात समझ में आई, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको फिगर नहीं दिया रहेगा, आपको पढ़ के बनाना है, इसलिए मैंने बना दिया, ठीक। ये तो एग्जाम में आ भी सकता है, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो ए सी का स्क्वायर है, ये वाला जो ए सी का स्क्वायर है, ये ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी के लेके आना है आपको इसके इक्वल, ओके। तो एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करिए, मुझे जो समझ में आ रहा है अभी, मुझे ये समझ में आ रहा है, मुझे ए सी का स्क्वायर लाना है। ए सी का स्क्वायर लाने का मतलब ये है कि मैं ट्राइंगल ए डी सी विच इज़ राइट एट डी, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ, थोड़ा थोड़ा तो यही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखिए, इसके हमने लिया इन ट्राइंगल ए डी सी, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ए डी सी विच इज़ राइट एट डी, तो डी के सामने वाला कौन है, ए सी, वही हाइपोटेन्यूस होगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपके पास क्या, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर और प्लस डी सी का स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास ए डी का स्क्वायर और प्लस डी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, ये देखिए मैं डी सी का स्क्वायर ऐसे लिखूं और चाहे मैं डी सी का स्क्वायर ऐसे लिखूं, डी सी को मैं ब्रैकेट में कर दूं फिर स्क्वायर लगा दूं, आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, हाँ, कोई प्रॉब्लम है। अब ऐसा सर आपने क्यों सोचा, मैंने ऐसा इसलिए सोचा, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख देगा, कैसे किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम से, ओके। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, तो चलो भी हम ऐसे रहने देते हैं, प्लस देखो बच्चों मुझे कहीं ना कहीं क्या दिख रहा है यहाँ पर, बी सी इंटू बी डी दिख रहा है, तो ये मुझे कैसे मिलेगा, तो जवाब है डी सी को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से चेक करिए, डी सी अपने फिगर में देखिए, डी सी क्या है, डी बी प्लस बी सी है कि नहीं है, बोलिए, ये डी सी आपको कैसे मिलेगा, डी बी प्लस बी सी से। तो हमने लिखा यहाँ क्या, डी बी प्लस बी सी, ओके। बट आपको डी बी ना लिख के इन्होंने बी डी लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि जो डी बी है वही बी डी है, बात समझ में आई कि नहीं। तो आप डी सी को क्या लिखोगे, बी डी प्लस बी सी, ओके। तो यहाँ हमने डी बी की जगह बी डी कर दिया, तो ऐसा वैल्यू आप डी सी की जगह रख सकते हो, तो रख दीजिए यहाँ। तो ये डी सी की जगह, इसलिए मैंने डी सी को ब्रैकेट में लिख लिया था, तो डी सी की जगह हम लोग बी डी प्लस बी सी लिखेंगे,
बी डी प्लस बी सी लिखेंगे, तो डी सी का स्क्वायर था मतलब बी डी प्लस बी सी का स्क्वायर। कोई डाउट है? बस डी सी की जगह मैंने बी डी प्लस बी सी लिख दिया। ओके, सिंपल है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर है, तो ये कैसे खुल के आएगा? आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलो? ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है। तो यहाँ पर बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी डी प्लस बी सी का जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा क्या? देखिए ए की जगह क्या आ रहा है? बी डी, और बी की जगह बी सी, तो ए का स्क्वायर यानी कि बी डी स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि बी सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स बी डी इंटू बी सी, 2 टाइम्स बी डी इंटू बी सी, तो 2 टाइम्स बी डी इंटू बी सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? बी डी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स बी डी इंटू बी सी को बी सी इंटू बी डी भी लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसको मैं एक्सपैंड कर लूँगा यहाँ पर, तो दिस इम्प्लाइज कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर और प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर क्या आ गया है? ये आ गया आपके पास बी डी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दीजिए। कुछ तो आया, क्या आया? प्रूफ ये करना था आपको, ठीक है? कुछ तो आया, क्या आया? लेफ्ट हैंड साइड में ए सी स्क्वायर आ गया और राइट हैंड साइड स्क्वायर में मुझे 2 बी सी बी डी मिल गया। देखो 2 बी सी बी डी मिल गया और बी सी का स्क्वायर भी मुझे लेके आना था, बी सी स्क्वायर मिल गया। ये दोनों प्रॉब्लम कर रहे हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अभी प्रॉब्लम कर रहे हैं, मतलब ज़रूर ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर मिलके क्या बना देते होंगे? ए बी स्क्वायर, क्योंकि लाना क्या है मुझे? ए बी स्क्वायर। ओके, तो आपने ये इक्वेशन नंबर 1 बना के इसको छोड़ दिया। अब आपने क्या बोला? इन ट्राइंगल, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आपको कहाँ मिलेगा? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आपको मिलेगा, ध्यान से चेक करिए, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी में। द ट्राइंगल ए डी बी इज राइट एट बी, तो राइट एट सॉरी द ट्राइंगल ए डी बी इज राइट एट डी, ये डी पे राइट है, मतलब डी पे 90, तो डी के सामने वाला क्या? ए बी, इसका हाइपोटेन्यूस होगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अपनी कॉपी में, सिंस ट्राइंगल ए डी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट डी, तो इन ट्राइंगल ए डी बी आप पूरा लिखिएगा जो मैंने बोला है, ठीक है? हाइपोटेन वो लगा दो पाइथागोरस, तो डी के सामने वाला क्या है? ए बी। ओके, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ओके, क्या हो जाएगा? ए डी स्क्वायर और प्लस डी बी स्क्वायर लिखो चाहे बी डी स्क्वायर लिखो, बात क्या है? सेम, ठीक है? और ये हो गया आपका किससे? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और हुआ किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, नाउ फ्रॉम 1 and 2 क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 से ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? ए बी स्क्वायर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि कैसे किया है, फ्रॉम 1 and 2। ओके, तो क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हमने ए बी स्क्वायर लिख दिया और प्लस क्या आ गया आगे? बी सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी, तो 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। ओके, यही लेके आना था, बताइए, यही लेके आना था। ओके, तो इस तरीके से हम करेंगे, हेंस प्रूफ्ड। नाउ स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। ओके, और जाते थे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिए हुए हैं उसको चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।